शुक्रिया मरहूम, वैसे समझ नहीं पा रही हूँ इंट्रोडक्शन दिया गया है या इंट्रोडक्शन ले लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब तपल सिब्बल साहब, तमाम ऑर्गेनाइजर्स और सभी हाज़रीन महफिल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नवाजिश इस महफिल में शिरकत का मौका आप लोगों ने फराहम किया। थैंक यू सो मच। आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं तो सर सैयद अहमद खान की याद में खिराज अक़ीदत पेश करने के, और सर सैयद अहमद खान से जुड़ा हर शख्स जानता है कि वो कितनी अजीम शख्सियत थे जिन्होंने मुसलमानों की तालीम और तहजीब का एक सिलसिला शुरू किया। बिलाशुबा हम सब अलीग्स यहाँ पर मौजूद हैं और हर खासोआम शख्सियत इस बात की गवाही देगी। आप सब अपने अपने फील्ड में अचीवर्स हैं, आप सब ने एक्सेल किया, के लिए बहुत कुछ किया, बहुत परेशानियां उठाई, और उन्होंने जो मेहनत की आज उसका फल हम सभी को मिल रहा है। मुझे लगता है आज इस मौके पर हमें जरा सा गौर करना चाहिए कि सर सैयद अहमद खान साहब ने जो शुरुआत की वो कहाँ से की, वो किस लिए की, उनका मकसद क्या था। और ये बात मैं खासतौर से इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कल से यहाँ पर आई हूँ और मेरा जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन यहाँ पर लोगों से हुआ है तो वो आज के दौर को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर, मुसलमानों के हालात को लेकर उनके दिल में बहुत सवाल हैं, कई वसवसे हैं। सर सैयद अहमद खान साहब 1875 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, हम सब जानते हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या सर सैयद अहमद खान साहब की शुरुआत यहाँ से हुई। मुझे लगता है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उस साइंटिफिक सोसाइटी को जहां से सर सैयद अहमद खान साहब ने शुरुआत की। और साइंटिफिक सोसाइटी क्यों? क्योंकि सर सैयद अहमद खान साहब चाहते थे कि मुसलमानों में साइंटिफिक टेम्परामेंट वो डेवलप किया जाए। सर सैयद अहमद खान साहब ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि उस दौर में जो सबसे बड़ा डर था, जो सबसे बड़ा भ्रम था, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था मुसलमानों में, जो इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा था, हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा खौफ था, वो ये कि वेस्टर्न एजुकेशन और साइंस ये तो इस्लाम के मुखालिफ, उसके अगेंस्ट। तो सर सैयद अहमद खान साहब ने क्या किया? उस दौर में जो वेस्ट में साइंस को लेकर काम हो रहा था, जो भी डेवलपमेंट हो रहा था, जो बुक्स छप रही थी, उस सब का उर्दू ट्रांसलेशन का काम बहुत वसी काम है उनका, कुरान की तफसीर का काम। अच्छा मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ उन्होंने किया उससे उन्होंने समझाने की कोशिश की कि साहब कुरान और साइंस उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आप एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस लेकर आराम से एक बैलेंस अंदाज में जिंदगी गुजार सकते हैं। इससे मुसलमान खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। अब जरा सोचिए सर सैयद अहमद खान साहब की तरफ से ये शुरुआत की गई, वो क्यों की गई? उन्होंने ये सब कोशिशें क्यों की उस दौर में? क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगर ये कोशिशें नहीं की जाएंगी तो फिर शायद अपने खौफ और अपने डर के चलते मुसलमान जो है वो अलग थलग पड़ता चला जाएगा, तो सोसाइटी मेन स्ट्रीम से कटता चला जाएगा। ये मैं 19वीं सदी की बात कर रही हूँ। ये मैं उन चैलेंजेस के बारे में आपको इस वक्त बता रही थी जो उस दौर में थे, जिन्हें सर सैयद अहमद खान ने देखा और समझा। अब आप आज में आ जाए, 21वीं सदी में आ जाए, आज क्या बदला है? आज मुझे लगता है एक बार फिर से हम सब उसी मोड़ पर खड़े हुए हैं, उसी दौर से गुजर रहे हैं, और आज हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज नजर आता है सामने वो यही कि एक बार फिर से वो जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है, उससे कटता हुआ वो नजर आता है। देखिए अब इसको लेकर बहुत तरीके की बातें कही जा सकती हैं कि साहब माइनॉरिटी दुनिया भर में आप देख लीजिए, ये तो ऐसी दिक्कतें हैं जो दुनिया भर में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें इससे जूझना पड़ता है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी मुसलमान को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उसकी जो दिक्कत है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी फर्क है। आबादी के लिहाज से, परसेंटेज के लिहाज से अगर आप देखें तो क्या हम माइनॉरिटी कहे जाने चाहिए? मौलाना अबुल कलाम आजाद वो तो हमेशा यही नजरिया रखते थे कि मुसलमानों को माइनॉरिटी नहीं बल्कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के तौर पर पेश किया जाए, ये उनका नजरिया। और
इसके पीछे जो उनकी सोच थी वो ये कि साहब इससे आप दो चीजें हासिल कर पाएंगे। पहली तो ये कि जो मुसलमान कौम के अंदर एक अल्पसंख्यक होने की वजह से, एक माइनॉरिटी होने की वजह से जो एक मानसिकता में उनकी विक्टिमहुड वाली फलसफा आएगा, आप उससे उनको आजादी दिला पाएंगे। और दूसरा ये कि जो भारतीय राज्य है, जो स्टेट है, वो भी उनकी अहमियत को नए तरीके से पहचानेंगे और उसको समझेंगे। लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं। संविधान में हमें माइनॉरिटी के तौर पर दर्जा मिला। आइडियली तो उस वक्त ये सोच रही होगी कि साहब आप माइनॉरिटी के तौर पर दर्जा दें ताकि जो कंट्री की ग्रोथ स्टोरी रहे, जो देश की विकास और समृद्धि की यात्रा आगे बढ़े, उसमें खास तौर से मुसलमानों की खुशहाली के लिहाज से, उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप स्पेसिफिक प्लान्स, योजनाएं बना सकें और वो भी उस मेन स्ट्रीम ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सके। लेकिन सोचिए जरा, ऐसा हो पाया क्या? आजादी के 75 साल बाद आज हम खुद को जब देखते हैं तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? और इसका जो सबसे बड़ा ब्यौरा हमें मिलता है दस्तावेज के तौर पर, वो सज्जन कमेटी की है, जो ये बताती है कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर मुसलमान जो है वो देश में जो SC/ST समुदाय है उससे भी उसकी हालत खस्ता है। ये तो मैंने सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बताया। इसके अलावा अब आप आज के दौर में देखेंगे तो जो चुनावी राजनीति के लिहाज से जो प्रतिनिधित्व है मुस्लिम्स का, वो भी बिल्कुल निचले पायदान पर। तो अल्टीमेटली तस्वीर क्या उभर रही है? तस्वीर यही उभर रही है ना कि हम मेन स्ट्रीम से कट रहे हैं। तो अब क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए ये मैं नहीं बता सकती। आप सब यहाँ पर मुझसे ज्यादा काबिल और एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि अभी तक हम जो कर रहे हैं वो शायद हम सही नहीं कर रहे। जिस ढर्रे पर हम चल रहे हैं उस ढर्रे से हमें अलग होना पड़ेगा। हमें अपने लिए एक नई राह, नए नजरिए के साथ तलाशनी होगी। और हम इससे पहले कि ब्लेम गेम पे पड़े या विक्टिमहुड या फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है साहब, इस पॉलिटिकल पार्टी ने ये कर दिया, उस नेता ने ये कर दिया, इससे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे ख्याल से सर सैयद अहमद खान साहब हमें दिखाकर गए। वो 19वीं सदी में उनके साथ भी कोई नहीं था, उनके भी सब मुखालिफ। उन्होंने भी तब के हुक्मरानों से, अंग्रेजों से या फिर जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, समाज के जो तथाकथित ठेकेदार हैं, उनके आश्रय वो नहीं बैठे। उन्होंने खुद हिम्मत की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा इदारा जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, जिसके हम सब शुक्रगुजार हैं, वो बना दिया हम लोगों के लिए। कुछ सवाल मुझसे पहले जब मीर साहब आए थे यहाँ पर तो छोड़कर गए थे आप लोग। मुझे लगता है वाकई में उन सवालों पर गौर कीजिए और कुछ सवाल मैं भी जोड़ देती हूँ। गौर जरूर कीजिए इस बात पर कि 100-150 साल बीत जाने के बाद भी एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है हमारे पास। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे और 10-20 इदारे क्यों नहीं बना पाए? है हमारे पास जवाब। हम इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स क्यों नहीं बन पाए? है जवाब हमारे पास इसका। बहुत आसान है दूसरे पर उंगली उठा देना, लेकिन मत भूलिए कि जब आप सामने वाले पर एक उंगली उठाते हैं तो फिर ये बाकी की जो उंगलियां हैं वो आपकी तरफ इशारा कर रही होती है। कहते हैं ना, एक बंदा काफी है। मनोज वाजपेयी की फिल्म तो अभी हाल में आई है, सर सैयद अहमद खान साहब करके दिखाकर गए। और वाकई में ये जो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब उनकी याद में खराज अकीदत हम उनको पेश कर रहे हैं, वो असलियत में तो हम तभी कर पाएंगे जब उनके दिखाए रास्ते पर चलना है। चलते चलते मजाज साहब तराना भी होगा, शेर है, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर।